प्रिय विद्यार्थियों, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ से मैं विमलेश गुप्ता अपने इस वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार से प्रकाश के दो प्रमुख गुण अपवर्तन परावर्तन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका आपने अध्ययन किया। आज हम लोग थ्योरी के बाद का जो अगला पड़ाव होता है न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न, उस पर कुछ समय निकालेंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, ऐसे उदाहरण लेके आया हूँ प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग अपने इस आज के वीडियो पे, तो चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है उसको चेक करते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार से है कि यदि कोई अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी जाती है और निकालना क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। उसके अलावा जो 1 नंबर क्वेश्चन है वहाँ भी इसका स्थान बनता है। तो एक फॉर्मूला पहले चेक कर लें जो एफ़ का है। एफ इक्वल टू होता है R/2। आर का मतलब है उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसका हाफ करेंगे तो हमें उस दर्पण की फोकस दूरी मिल जाती है। ठीक है। और चूँकि अवतल दर्पण है तो ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए आपको जो एफ़ का मान या आर का मान निकलता है वो निगेटिव में आता है। तो यहाँ पे आर का मान चूँकि निगेटिव में चल रहा है पहले ही, और उसके बाद एफ़ की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में है और एफ़ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका हाफ कर लेंगे। एफ इक्वल टू दिया है R/2, तो 50 सेंटीमीटर निगेटिव में चलेगा, इसका हाफ कर लेंगे तो -25 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। देखिए विद्यार्थी, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और सीधे फॉर्मूले पे हैं। तो 1 नंबर के लिए आप फिर से कोशिश करेंगे। तो इस बार देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान दिया 15 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पे आर का मान निकालना है। और चूँकि एफ इक्वल टू R/2 है तो आर की जो वैल्यू आएगी, आर का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 2 × F मतलब यदि हम फोकस दूरी का दुगना करते हैं तो ऐसा करने पे आर की वैल्यू या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो आर की वैल्यू निकल रही है वो 30 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए बेसिकली जो है आर की वैल्यू या एफ की वैल्यू प्लस में आएगी। अब देखिए, इसके बाद विद्यार्थियों कुछ बड़े क्वेश्चन आपको देखने हैं और मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखें, एक फार्मूला आपको दर्पण का बताया गया था 1/F = 1/V + 1/U। एक तो ये फार्मूला आपको समझना है और उसके अलावा जो फार्मूला अभी बताया गया है उसका भी इस्तेमाल होगा। और आगे कहीं कहीं क्वेश्चन में जो है m का फार्मूला चलेगा आवर्धन क्षमता निकालने के लिए। तो m का फार्मूला जो है V/U इस टाइप से चलना है और ये नेगेटिव चिन्ह रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन एक्चुअल है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल आएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो देखिए लैंग्वेज ये है विद्यार्थियों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर और कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और हमें निकालना है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये आर है, कैपिटल आर, मतलब दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब ये है यू का मतलब होता है वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी।
और पिछले वीडियोज में मैंने आपको हिंट किया हुआ कि यू कमान हमेशा निगेटिव में चलेगा, यू कमान हमेशा हर स्थिति में ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से बी निकालना है तो उसके पहले आपको जो आंकड़े दिए गए हैं, अब आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं आप उसको चेक कर लें पहले। तो आंकड़े में जो है आर की वैल्यू दी गई, आर से हम लोग पहले एफ निकाल लेंगे, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, 10 सेंटीमीटर आएगा ये, क्योंकि ये अवतल है सॉरी, तो ये निगेटिव में चल रहा है, देखिए कुछ धुंधला है ये। तो एफ की वैल्यू जो आएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ें, यू की वैल्यू भी निगेटिव में दी गई है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू निगेटिव में 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला भी आपको पीछे बताया गया था, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल करने से 1/f निकालना है। तो 1/f का फॉर्मूला देखिए बनाया गया है, 1/b निकालना है यहाँ पे, तो 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और इसको सॉल्व करने पे देखिए b की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, निगेटिव में 30 सेंटीमीटर, और निगेटिव में आने का मतलब है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर पर होगी। ठीक है, और चूँकि अवतल दर्पण है, जो आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है। बहुत रेयर केस में, एक लास्ट केस जो था वो उसी में दर्पण के पीछे बनता है, बाकी सब में जो है दर्पण के सम्मुख। तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो बेसिकली दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के डायग्राम भी बनाने को आते हैं कि आप चित्र के माध्यम से, रेखांकित चित्र के माध्यम से जो इसका क्वेश्चन है उसको आप स्पष्ट करें। तो चित्र के लिए आप ध्यान रखिए, चूँकि अवतल दर्पण है तो आप इस प्रकार से एक अवतल दर्पण बना सकते हैं। कलाई पॉलिश ये आप बाहर की तरफ दिखा सकते हैं। ये जो लाइन आप देख सकते हैं ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये बिंदु इसका पोल या ध्रुव हो जाएगा। अब कहता है कि वक्र त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 10 हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी f। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर में वस्तु यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए वस्तु यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या नियम होता है कि एक किरण जो है बिल्कुल सीधा जाता है और टकराने के पश्चात जो है दर्पण के फोकस से होकर लौटता है, ऐसे ही वापस आता है। और दूसरी किरण जो होती है वो दर्पण के फोकस से होकर निकलता है ऐसे, और टकराने के पश्चात जो है दर्पण से परावर्तित होगा, और परावर्तन के पश्चात जहाँ पे काटेगा, जहाँ ये कट करेगा, वहीं पे इसका उल्टा प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चों, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है बी डैश ए डैश, ये ए बी था मान लिया है ना, तो ए बी का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, और ये जो दूरी आप नापे हैं ये 30 सेंटीमीटर है, जो आपने अभी आंसर में निकाला है। तो ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी आपको सवाल को समझना है, क्योंकि इसके भी अपने मार्क्स होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए नंबर 4 क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या दी गई 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ने के समय आपको देख लेना है कि जो है दर्पण उत्तल है कि अवतल है, और जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी का आपको प्रॉपरली यूज करना है, तभी आपका जो है जवाब सही निकल पाएगा। तो वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी गई है, और इस क्वेश्चन में देखिए विद्यार्थियों एक हाइट दी गई है वस्तु की। इसके पहले क्वेश्चन में नहीं था कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। अब इस अवस्था में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई दो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसको आप सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देखने के लिए चेक करने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, चूँकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए आर का मान निगेटिव में चलेगा। इसका हाफ करके एफ निकाल लेंगे, -20 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर वस्तु और दर्पण की दूरी है, मतलब ये नेगेटिव में चलेगा, ये इसको -30 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, v का मान हमें फाइंड करना है। तो पुनः दर्पण के फॉर्मूले से, ये दर्पण का फॉर्मूला देखिए दिखाया गया 1/f = 1/b + 1/u। यहाँ से आपको 1/b निकाल लेना है। तो यहाँ से 1/b हम लोग निकालेंगे। तो देखें ये फार्मूला हो जाएगा 1/f = 1/b + 1/u। 1/b निकालना है तो 1/f - 1/u बन गया है। ठीक है, चिन्ह के साथ में जो वैल्यूज है उसको आपको पुट कर देना है। तो इससे b की वैल्यू निगेटिव में आ गई है। निगेटिव में आने का मतलब है कि अवतल दर्पण के केस में निगेटिव में आना है, इसका मतलब दर्पण के सामने ही बनेगा। मैंने आपको पीछे ही बताया था, हिंट दिया था, तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होनी है। इस प्रकार से जो अवतल दर्पण के सम्मुख 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे बनता है मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ और पूछी गई कि यहाँ पे आपको निकालना है कि प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है। ओके, न केवल प्रतिबिंब की स्थिति आपको पूछा गया है, बल्कि साथ में प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई भी निकालनी है। तो ध्यान देंगे, एक फार्मूला ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला, एक सूत्र आप देख सकते हैं, m = I/O = -v/u। मैंने पिछले वीडियोज में I और O के स्थान पे HI और HO लिखा था, ये वही चीज़ है। I का मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड O का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। VU आप परिचित हैं, VU क्या है आप जानते हैं भली प्रकार से। यहाँ देखिए चिन्ह नेगेटिव का लगा है, इसका भी ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है I/4, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखिए लिखा गया था कि जो है जो वस्तु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर ये क्या है, ये आपका O है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें चूँकि I निकालना है, तो I निकालने के लिए फॉर्मूला आपने देखा m = देख लीजिए I/O = -b/u। वैल्यूज पुट कर देंगे I/4 = -60/-30, नेगेटिव कर जाएगा। तो I की वैल्यू जो है -4 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब उल्टा बनना है, तय है। 8 सेंटीमीटर लंबा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, अवतल दर्पण के केस में मोस्टली जो डायग्राम बनते हैं वो रिवर्स बनते हैं और साथ में रियल बनते हैं, वास्तविक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इसको जो आंकड़े दिए गए हैं और जो आंकड़े निकाले गए हैं, जो वैल्यूज निकाली गई हैं आंसर के रूप में, उसको आप डायग्राम के द्वारा भी इसको ट्राई करिए, क्योंकि डायग्राम से ही आप जो है क्वेश्चन को और अधिक मजबूती से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं और हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसको ट्राई करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी, किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। ओके, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, 3 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और उसको अगर पीछे जो वाहन है उनको देखना है तो उसके लिए जो दर्पण लगता है उसको उत्तल होता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण की पहचान आपको बताई गई थी कि जो उत्तल दर्पण होगा वो कुछ ऐसा होगा, कलई और पॉली जो होता है वो अंदर की ओर होता है, और ये जो सतह होता है ये सब चमकदार या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आंकड़े देखिए दिखाए गए हैं और इसमें आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, आकार और उसकी प्रकृति निकालनी है।
क्वेश्चन हो गया है। आप पहले चेक कर लें क्या क्या दिया गया है। ये जो दिया था 5 मीटर, ये एक्चुअली आर है, कैपिटल आर, उत्तल दर्पण के लिए। इसका हाफ करके हम लोग एफ निकाल सकते हैं, 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर। प्लस में रखना बच्चों, ध्यान देना है ये, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए आर का मान भी प्लस में, एफ का मान भी प्लस में होता है। वस्तु की दूरी 5 मीटर दी गई है, ठीक है। तो 5 मीटर को आप नेगेटिव में दिखाएंगे, क्योंकि यू का मान हमेशा नेगेटिव में होता है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, उसका प्रकृति और आकार भी हमें चेक करना है। देखिए विद्यार्थी, इस क्वेश्चन में जो आंकड़े सब मीटर में दिए गए हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में जो है एक मान मीटर में और दूसरा मान जो है सेंटीमीटर में देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सवाल में जितने भी आंकड़े दिए जाएंगे, यू वी एफ आई ओ जो भी होगा, वो सारे आंकड़े, सारे मान जो होंगे एक ही पैरामीटर में होने चाहिए। या तो सारे मान मीटर में हो या फिर सारे मान सेंटीमीटर में हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लोग अपने दर्पण के इस महत्वपूर्ण सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, 1/f = 1/b + 1/u। और इससे 1/v की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। तो ये सॉल्यूशन करने के पश्चात देखिए हम लोग b की वैल्यू निकाल चुके हैं। b = नेगेटिव में 1.66 मीटर निकल पाता है, ठीक है। और ये तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी हो जाती है। अब हमें निकालना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, कितना बड़ा बनेगा, या फिर उसका आवर्धन क्या है, सब हमें निकाल लेना है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से आप जो फॉर्मूला देख पाते हैं, m = I/u = नेगेटिव में b/u। सामान्य यहाँ पे m सीधा निकाला गया है, तो m का मतलब है कि b/u डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो है ये वैल्यू प्लस में 0.332 आ रही है। मतलब अब जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वस्तु से छोटा बनना है, ठीक है। और m की वैल्यू प्लस में आ रही है। प्लस में आने का मतलब है कि द इमेज विल बी वर्चुअल, आभासी और सीधा। प्लस में आने का मतलब दो चीज़ें हैं। अगर m की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब दो निष्कर्ष निकलते हैं, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। और दर्पण के पीछे बनेगा, ये ध्यान रखना है, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर यू कैन obtain the image, such a image that is virtual and इस प्रकार से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण कर लिए हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, 5वां पूर्ण हो चुका है। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देखिए बोर्ड में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आपको ज़्यादा प्रयास करना है, कई बार इनको रिपीट करके लगाना होगा। तो देखें, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मूला बेस है। तो चलें देखें इसका सॉल्यूशन कैसे निकल रहा है। क्वेश्चन को फिर से आप देख लें, क्योंकि इसमें कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी, ठीक है। तो पहले आप m से चालू करते हैं। m = नेगेटिव में b/u, हाफ हो जाएगा, क्योंकि m की आधी होने का मतलब m की वैल्यू दी गई है। और चूँकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। ये पॉइंट्स आपको अलग से नोट कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए इसका जो आवर्धन पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। m = -b/u हाफ दिखाया गया है। तो इसमें विद्यार्थियों देखिए कि b और u का रिलेशन आ गया है। b = नेगेटिव में u/2, ठीक है। अब आप आगे बढ़ें और फिर से जो फार्मूला
गोली दर्पण का होता है उसका यूज़ कर लें। और फार्मूला ये बनाया गया है। और उसके पहले देखिए वी का मान चूँकि निकल चुका है यू के पदों में, यू का मान दिया है नेगेटिव में 25, यू का मान दिया है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव कर जाएगा 25/2 मतलब 12.5 सेंटीमीटर। और गोली दर्पण के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग एफ़ का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो 1/25/2 ये है, और नेगेटिव में 1/25 है, ये 2/25 और माइनस का 1/25 आ गया है। इसको जब आप रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो एफ़ की वैल्यू जो है वो इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर निकल रही है। अब चूँकि विद्यार्थी ये क्वेश्चन एक उत्तर दर्पण का था और एफ़ की वैल्यू निश्चित रूप से प्लस में आनी चाहिए, पॉजिटिव। यदि आप सवाल लगाते हैं, सवाल लगाने के पश्चात आंसर आपका निगेटिव आता है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपने चिन्ह में या फिर कैलकुलेशन में कहीं न कहीं आपसे त्रुटि हुई है। तो इसको आप चेक कर लेंगे दोबारा कि कहाँ आपका साइन का मिस्टेक हुआ है, क्योंकि उत्तर दर्पण है तो फोकस दूरी निश्चित रूप से प्लस में आनी है। क्वेश्चन 7 पे आ जाए। क्वेश्चन 7 में देखिए फिर से एक दर्पण का नाम देखिए नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ें। क्वेश्चन 7 देखिए कहता है कि एक उत्तर दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। एक चीज़ तो क्लियर है विद्यार्थियों, आपको पीछे हिंट किया गया था कि अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। और उसके अलावा चूँकि उसी ओर बनता है, इसमें लिखा गया देखिए प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर बन रहा है, इसका मतलब कि प्रमाणित हो गया कि जो ये दर्पण है वो अवतल है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा लें। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए यू का मान दिया गया है नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, ओके। और बी का मान भी दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बी का मान हमेशा नेगेटिव में होगा। एफ़ का मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। यही मेन फिगर्स हैं, इन्हीं को आपको ध्यान देना है कि यू का मान दिया है, बी का मान दिया है, एफ़ निकालना है। और यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, आप भ्रम की अवस्था में निश्चित रूप से आ जाएंगे यदि आपको चिन्ह परिपाटी का भली प्रकार से ज्ञान नहीं है। तो मेरे पिछले वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके किस प्रकार से यू वी एफ का चिन्ह आप इन आंकिक प्रश्नों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो है जो पुनः जो फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं 1/f का इक्वल टू 1/u प्लस 1/u का लगाया गया है। अगेन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ इन दिस टर्म्स। ये 1/30 1/20 दोनों नेगेटिव में चल रहे हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि चूँकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और दर्पण की ओर बन रहा है, मतलब अवतल दर्पण है, ठीक। एक प्रमाणिकता ये सिद्ध हुई। और फिर आपने जब इसका आंसर निकाला तो आंसर में भी ये प्रमाणित हो गया कि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि एफ की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, चूँकि ये नेगेटिव में मान में है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। तो इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दें कि अवतल दर्पण दिखाया गया है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है, ठीक है। मतलब ये आर की वैल्यू दी गई है नेगेटिव में 20 सेंटीमीटर, ठीक।
इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए। ओके, वस्तु को कहाँ रखा जाए, मतलब देखिए यू का मान पूछा गया है, यहाँ पे यू का मान मिसिंग है, यू आपको निकालना है। ठीक है, ताकि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, अब आप समझ गए होंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि दर्पण के सम्मुख प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो चलें ये आंकड़े आप नोट करेंगे पहले, उसके बाद फिर कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। ध्यान से इसको देखें, क्या क्या दिया है। आर का मान दिया गया है, नेगेटिव में क्यों रखा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। एफ का मान निकाल लेना है, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, हाफ किया गया है। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी बने, वी का मान दिया है। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। दर्पण से वस्तु की दूरी हमें निकाल लेना है, क्यों, क्योंकि यही पूछा गया है। लैंग्वेज को पढ़ते जाएं। फिर से अपने उस अद्भुत फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। 1/f = 1/b + 1/u गोली दर्पण का महत्वपूर्ण सूत्र है ये। और यहाँ से एफ वी का मान दिया गया है, यू का मान हमें निकालना है। ठीक है ना, यू का मान निकालना है। तो जो वैल्यूज जैसे दी गई आप चिन्ह सहित रखते जाएंगे और हल करते करते 1/v की वैल्यू -1/15 आ रहा है। इसको जब पलट लेंगे तो पलटने पे जो है यू का मान नेगेटिव में 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न का आंसर तो निकाल लिया, इस सवाल का जवाब तो तलाश कर लिया, और अपने पूर्व ज्ञान से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सवाल का जवाब निकल रहा है कितना हद तक सही है। तो आपको कई बार हिंट किया गया है कि जो u की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। द वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज इन नेगेटिव। तो उसी कड़ी में यहाँ भी चूंकि नेगेटिव में आंसर निकल रहा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ बदलेंगे, और उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो कि इस ऐसे क्वेश्चन में प्रभावी होंगे, आपके सहायक होंगे। ये चीज़ आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से जान लें, समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसकी चाल वायु में अथवा निर्वात में सर्वाधिक होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में लिखना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे अधिक चाल जो है किसी भी माध्यम में प्रकाश का नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात कि यदि प्रकाश किसी सघन माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल निश्चित रूप से घट जाएगी, और कितनी घटेगी वो डिपेंड करेगा उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। पहले के वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि मैंने आपको टेबल भी दिखाया था कि किस प्रकार से विभिन्न सघन माध्यमों के सापेक्ष आप अपवर्तनांक को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। तो ऐसे मान जो हैं ये अपवर्तनांक के होते हैं। तो प्रकाश की चाल चूँकि यहाँ पे दी गई है, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्रकाश की चाल दी गई है, जल का अपवर्तनांक हमें निकाल लेना है। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखें n ये हो जाएगा आपका C/V हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, C/V लिखें या कहीं कहीं लिखा जाता है V1/V2, ऊपर V1 और नीचे V2। V1 का मतलब होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल ये जो फॉर्मूला है n = C/V,
इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे n का मतलब है माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। कल आपको अपवर्तनांक की परिभाषा भी बताई गई थी, कल का मतलब लास्ट वीडियो में, तो इसको भी आप चेक कर लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थियों, एक्चुअली देखिए थोड़ा डाउट होता है कभी कभी, क्योंकि अपवर्तनांक के जो सिंबल होते हैं कहीं कहीं n भी दिखाते हैं, कहीं कहीं म्यू भी दिखाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सवाल में या थ्योरी में आप इसको n से भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं इसको म्यू से भी दिखा सकते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल इसको n से दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं इस कड़ी में, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा इसके हिसाब से। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल, जो मैंने आपको बताया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो दिखाया गया है। जल का अपवर्तनांक 4/3 दिखाया गया है, और जल में प्रकाश की चाल निकाल लेनी है। ये सब क्वेश्चन भी 1 नंबर के हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दें। एक तो पहले फार्मूला आप लेके चलेंगे, फार्मूला देखिए दिखाया गया है n=c/v, और यहाँ इसको इसने डिस्क्राइब कर दिया है। ऊपर क्या लिखा है, वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो n की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू c की वैल्यू है 3×8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से v निकाल लेंगे, क्रॉस कर लेंगे तो v हो जाएगा c/n। ठीक है, c का मान ऊपर, n का मान नीचे, 3 ऊपर जाएगा, और हल करने पे देखिए निकल रहा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधा मतलब है कि अब जो ये प्रकाश की चाल निकल रही है जल में, वो वायु में प्रकाश की चाल से कम निकल रही है। इसका मतलब सही निकल रहा है। विद्यार्थियों, आप जब भी सवाल ऐसे क्वेश्चन लगाएं, और यदि आपके द्वारा निकाले गए प्रकाश की चाल की वैल्यू इससे अधिक होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि आप गलत लगा रहे हैं। कभी भी प्रकाश की चाल जो है इस मान से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये मान जो निकल रहा है ये इससे छोटा है, ये 3×10⁸ है, ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे है। देखिए इसमें लिखा गया है कि यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, ओके, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा ये आपको निकाल लेना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो एक चीज़ आप समझ लें पहले, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला अपवर्तनांक, पहला माध्यम अपवर्तनांक दूसरा माध्यम = 1/2n1। मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उल्टा होता है, ये प्रतिलोम होता है द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक पर। और चूँकि यहाँ पे जो पहला मान दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, ये कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना, लिखा है ना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ये ANG है, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, ANG दिया 1.5, और GNA निकालना है। कैसे मालूम, इसकी लैंग्वेज देखें, यहाँ लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो GNA, जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा वो बाद में आएगा, और जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो पहले आएगा। तो ANG फार्मूला क्या बनेगा, 1/GNA, या GNA कितना होगा 1/ANG, मतलब 1/1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.67 निकल जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मझा हुआ क्वेश्चन देखिए है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। जल का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2, दोनों वायु के सापेक्ष हैं विद्यार्थियों। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 मतलब 1.33, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 मतलब 1.5 होता है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जल के सापेक्ष आपको निकालना है कांच का अपवर्तनांक, है ना। क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है।
ये पूछा कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकालना है। ANG दिया है, ANW दिया है, हमें निकालना है WNG। देखा ना, जल के सापेक्ष तो जल पहले हो जाएगा, W पहले आएगा, कांच का अपूर्णांक कांच बाद में, ग्लास बाद में आएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए ये तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, अच्छा लगा। अब ये कहाँ से आ गया, है ना? अब ये चीज़ कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, इसका क्या लॉजिक है? तो विद्यार्थियों, इसके लिए आपको कुछ मूलभूत चीज़ें और जाननी पड़ेंगी, क्योंकि हाई स्कूल का जो स्तर होगा, NCERT अब चूँकि लागू हो गया है यूपी बोर्ड में भी, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल और तार्किक क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ध्यान दें। जैसे एक माध्यम एयर, एक माध्यम वाटर, एक माध्यम ग्लास, इस क्रम में क्यों लिखा हुआ है? ये बढ़ते क्रम में है। एक का मतलब एयर, वायु का अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक 1 होता है। W लिखा है मतलब जल का अपूर्णांक 1.33 या 4/3 में दिखाया गया है। ग्लास का अपूर्णांक 1.5 या 3/2 दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बढ़ते क्रम में रखना है। और एक फॉर्मूला देखिए विद्यार्थी, ये बनता है ANW, ठीक? मैं क्रम से चलूँगा, एयर, वाटर, ग्लास, तो ANW इंटू, अब WG पे आ जाओ, WNG इंटू, लास्ट में आएगा G और A का, GNA इक्वल टू 1। ये आप याद कर लें तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। ये फॉर्मूला हाई स्कूल से लेकर इंटर तक बहुत प्रभावी है। छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन में ये इस्तेमाल हो सकता है, तो ध्यान दें। अब आपको ये देख लेना है कि इन तीनों में, ANW में, WNG में और GNA में क्या क्या चीज़ मालूम है। ANW देखिए दिया गया है 4/3, करेक्ट, सही है ये। WNG ये भी ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी देखिए हमें पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक पूछा गया, तो ये हमें निकालना है। और फिर लास्ट में है GNA, ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ दिया है ANG, क्या दिया है ANG, और फार्मूले में क्या है GNA, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के लिए इसको लिखेंगे 1/ANG, इसको लिखा जाएगा, यहाँ से हट आएगा, ठीक है ना? यहाँ से हट आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ANG, ठीक है? और फिर आप जब इन तीनों को हल करते हैं, WNG निकालते हैं, तो WNG का जो है फॉर्मूला ये बन जाता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, WNG इक्वल टू ANG ऊपर और ANW नीचे। देखिए ये तो तय है कि ANG और ANW में एक मान ऊपर एक मान नीचे आना है, लेकिन आपको वहाँ पे पेपर के दौरान या अभ्यास के दौरान आपको एग्जैक्ट फिगर निकालना होगा, न कि अंदाजे से लगाना होगा। तो ये जो फॉर्मूला निकला है, ये जो मैंने अभी पीछे दिखाया उसके बिहाफ पे निकल सकता है, ठीक है ना? और जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 9/8 निकल रहा है। विद्यार्थी, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो बहुविकल्पी के लिए भी एक क्वेश्चन देखिए तैयार हो जाएगा आपका। और एक चीज़ आपको और समझ लेना है कि ये जो 9/8 निकल रहा है, ये आंसर कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक हो। तो क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है कि आप जानते हैं कि जल का अपूर्णांक कम होता है, कांच का अपूर्णांक ज़्यादा होता है,
और जल के सापेक्ष कांच का निकालना है तो ये मान जो है निश्चित रूप से 1 से बड़ा आएगा। ठीक, यदि आपसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा जाता, मतलब GnW, तब ये निकलता 8/9, ऊपर 8 और नीचे 9, ठीक है ना, 8/9। तो चूँकि उल्टा पूछा गया है तो इसमें चूँकि जल का अपवर्तनांक कम है, कांच का ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं ऐसे। देखिए, और ये अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं इसमें। और ये अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका अपवर्तन परावर्तन चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें ये कहता है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। ओके, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जिनका प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों, वो बिना हल किए ही बता देंगे, और जिनका प्रैक्टिस नहीं होगा उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो जाके एक्सपर्ट बन पाएंगे। द्रव का देखिए, द्रव का अपवर्तनांक कम है, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है। द्रव के सापेक्ष कांच का पूछा गया है, तो निश्चित रूप से जो ये मान निकलेगा अपवर्तनांक का 1 से बड़ा आएगा, पहली चीज़। और ये जो फॉर्मूला बन गया है LNG का =ANG/ANL, इसको भी आप पिछले टॉपिक से को रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 12। और अगर ना निकले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इतना क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली जो दर्पण के जो मुख्य फार्मूले थे या कुछ लेंस के जो फार्मूले थे उसके माध्यम से आपने निकाला। अब लेंस के जो मेन क्वेश्चन अभी आप यहाँ देख पाएंगे विद्यार्थियों, अगला जो सेगमेंट मैंने तैयार किया है ये लेंस के हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसके लिए चूँकि आपको बताया गया है कि जो इसमें जो फॉर्मूला लेंस के लिए बेसिकली फॉर्मूला चलता है वो 1/f = 1/b और -1/u, ये बन जाता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है लेंस के लिए। एक बार फिर चेक कर लें, 1/f = 1/b - 1/u। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट करता जाऊंगा, यदि आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन को लगाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं इसको और डिटेल में सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन अवतल लेंस का दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, एफ का मान दिया है 30 सेंटीमीटर दूर, यू का मान दिया नेगेटिव में, कहाँ बनेगा वी निकाल लेना है, एम भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए चूँकि अभी आपने दर्पण के तमाम क्वेश्चन लगाए हैं, तो अब ये लेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें आपको क्या क्या दिया पहले इसको चेक कर लें, आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं उसको आप इकट्ठा कर लें। एफ का मान नेगेटिव में क्योंकि अवतल है, यू का मान नेगेटिव में हमेशा होता है, बी का मान, एम का मान निकालना है। ओके, ये है फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको हल करके v की वैल्यू नेगेटिव में 10 निकल आएगी। एम, अब देखिए v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और v की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ओर बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, चलें, कहीं भटक गया है वो लेंस के। देखिए तमाम क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं आपके लिए, तो थोड़ा इसको जल्दी लगाएंगे टाइम के हिसाब से।
तो ये देखिए, ये फार्मूला जो बना हुआ है लेंस का, पहले लेंस का फार्मूला बनाया गया है। लेंस के फार्मूले के पश्चात जो है ये आपका m निकाला गया है b/u। 0.33 का मतलब अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा अब जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से अवतल लेंस का दिया हुआ है और अवतल लेंस के फोकस पे रखी जाती है, लिखा हुआ है। इसका मतलब कि दो चीज़ें हैं कि एक तो f का मान आप 30 रखेंगे निगेटिव में, और उसके अलावा u का मान भी 30 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि वस्तु जो है लेंस के फोकस पे रखा हुआ है और हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ द इमेज। v निकालना है तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे लेंस का, 1/f = 1/b - 1/u, और उसको हल करते जाएंगे। b की वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है ना। इसका मतलब थोड़ी नेगेटिव में है, ये नेगेटिव 30/2 है, नेगेटिव 15 आ रहा है। इसका मतलब वस्तु की ओर फिर से जो है ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। दिस इज ए कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कोई 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। 3 चीज़ें निकालनी है। लेंस कौन सा है विद्यार्थियों? लेंस यहाँ पर उत्तल है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, u का मान हो जाएगा। उत्तल लेंस से f का मान प्लस में रखना है, ठीक है। u का मान नेगेटिव निकल लिया, v निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको लगा के v का मान देखिए 60 में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? प्लस में आने का मतलब है कि लेंस से उल्टी दिशा में, मतलब दूसरी ओर बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। v का मान नेगेटिव में आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनता है। v का मान नेगेटिव में प्लस में आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनना है। प्रकृति, आकार, स्थिति सब निकालनी थी। आवर्धन पे आ जाएं। आवर्धन के सूत्र पे गौर करेंगे। m फॉर्मूला देखिए बना हुआ है। फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है 1/m = I/O = V/U। ओके, तो इसको यूज़ कर लें और यूज़ करके जो है I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है। I की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? I की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो लेंस की दूसरी ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि I की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है लेंस की दूसरी ओर बनेगा और उल्टा बनना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, ओके, और ये है वस्तु की ऊंचाई, ये है u की वैल्यू, और हमें निकालना है I, इमेज की हाइट। तो इसके लिए फिर से वही फार्मूला, पहले 1/f = 1/b - 1/u का फार्मूला लगा देना है चिन्ह सहित, और उसके बाद जो है आप m = I/O = V/U का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है विद्यार्थी। इसमें उत्तर लिखने के साथ में आपको जो प्रकृति है, मतलब आभासी है, सीधा है, उल्टा है, ये सब भी आपको दिखाना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन 5 पे आ जाए। क्वेश्चन 5 में देखिए एक अवतल लेंस दिखाया गया है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और इससे जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ये स्थिति निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अवतल लेंस है, f की वैल्यू नेगेटिव में दिखा दिया है, b की वैल्यू नेगेटिव में दिखा देना है, क्योंकि
प्रतिबिंब अवतल लेंस में हमेशा यूवी की वैल्यू निगेटिव देते हैं। इसको हल करके यू की वैल्यू निकाल लेंगे। यू की वैल्यू निगेटिव में 60 आ गई। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ध्यान दें। इसमें कहा गया कि उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा बनता है और पर्दे पे बनता है। ठीक है ना। और यदि फिर कहता है कि यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ बदल दी जाएँ, ठीक है ना, वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ बदल दी जाएँ तो उस कंडीशन में हमें चेक करना है कि आवर्धन कितना होगा। तो पहले आवर्धन देखिए 3 गुना था एम की वैल्यू, तो एक संबंध निकल गया यू वी का। स्थितियाँ बदल दी जाएंगी क्योंकि यू वी में जाएगा, वी यू में जाएगा। अब ऐसा करने पे एन डैश निकाल लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। मतलब पहले 3 गुना था तो अब जो है 1/3 मतलब 1/3 बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है उत्तल लेंस का दिया हुआ है। फोकस दूरी दिखाई गई है। दुगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी पर रखा जाए। तो फिर से m = v/u का फॉर्मूला निकाल के u और v का जो संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन, पहले आपको वो निकाल लेना है। और उसके बाद अब अपने चिर परिचित जो फॉर्मूले से युद्ध करेंगे 1/f = 1/v - 1/u, हल करके u की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ये उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर दुगुना बनता है, 2 गुना मतलब डबल। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन निकालना है। तो फिर से m का फॉर्मूला निकालने पहले p/u, uv का संबंध दिखा देंगे। अब चूँकि u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर तो v का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, निगेटिव में आ रहा है। बाकी ये लेंस का फॉर्मूला है, इसका आप इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर विद्यार्थी इन सवालों को लगाने के साथ में आप इनके जो डायग्राम हैं वो भी प्रैक्टिस करें। डायग्राम में यदि आपको कहीं दिक्कत आती है, आपको असुविधा होती है, तो मैं अपने अगले वीडियो में इनके डायग्राम भी लगाता जाऊंगा। तो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की प्रतिबिंब से दूरी निकालनी है और लेंस की फोकस दूरी भी निकालनी है। 4 गुना बोल रहा है। और देखिए यू का मान दिया है, यू का मान हमेशा नेगेटिव में चलना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। -15, एम के मान 4 दी गई है। तो यू वी का संबंध एम के साथ में जो होता है उससे वी की वैल्यू निकाल ली गई है। बाकी फॉर्मूला है 1/f का, इसका यूज करके आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम भी एक दिखाया गया है। उत्तल लेंस का क्वेश्चन है ये, और कहता है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है और इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो ये जो दिया गया है, ये यू का मान दिया है 30 सेंटीमीटर निगेटिव में। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब बच्चों हमेशा उत्तल लेंस के लिए, मैं उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ। उत्तल लेंस अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो बी का मान जो है वो प्लस में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और एफ़ की वैल्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर निकल रही है। डायग्राम चेक करेंगे इसका किरण आरेख भी बनाने को आया हुआ है। तो देखिए ये डायग्राम उत्तल लेंस का एक बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु पर दिखाया गया है।
तो नियम जो होता है, एक किरण यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और टकराने के पश्चात जो है लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगा। जहाँ काटेगा वहाँ पे इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं उन पे आ रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो लेंस की क्षमता के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, बाकी सब हो चुके हैं। तो देखें विद्यार्थी, लेंस की क्षमता के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। डायरेक्टर में मान दिया गया लेंस की क्षमता का -5,